में बड़ा इसलिए मैसेज है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो योगदान है वो और बढ़ाया जाए। हालांकि सोसाइटी का पूरा करने की बात है, सोसाइटी सबसे साफ है, बार-बार साफ रखने की कोशिश करती है। तो लंबे समय में ऐसी मुहिम चाहिए होती है जिससे लोग दोबारा जागरूक हों और दोबारा को एक बेहतर जगह पाई जा रही। तो मैं आप सभी को तस्वीर में श्री विजय जी का स्वागत करता हूँ। बता रहे थे कि ये जो अपार्टमेंट है जो पिताजी के नाम से और तीसरी पीढ़ी राज कर रहे थे सर, उसको दूसरी भाषा में जैसे प्रधानमंत्री ने चौकीदार के साथ बताते हैं और शिक्षा स्मार्ट तो है। और आज मेरा सौभाग्य है कि यानी फेडरेशन द्वारा निमंत्रण मिला के हमारे इस प्रोग्राम में आ रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि दिल्ली के अंदर फेडरेशन तो हो गए, पर पहला निमंत्रण कहीं से मिला कि फेडरेशन के रूप में तो द्वार पर फेडरेशन के रूप में मिला तो लगातार फेडरेशन की चिंता भी कर रही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाए। क्योंकि 27 साल में मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि आज से दिल्ली में 2000 सोसाइटी आती है और उन सोसाइटियों का आंसर द्वारा इस रूप में अच्छा बुरा अध्ययन किया जाता है। ये मेरे लिए बताएंगे पीड़ा के साथ मेरी पीड़ा भी हुई। क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में राज आया जिसे भारतीय जनता पार्टी का शासन कह सकते हैं। केंद्र में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की आवाज को पूरा विश्व मानता है, पर दिल्ली के अंदर पिछले 11 वर्ष उससे पहले 15 वर्ष उसके बाद दिल्ली के अंदर सरदार 93 से 98 की आदरणीय रामाजी साहब ने बताया कुशवाहा जी की सौरात रही। उसके बाद आज भारतीय दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा जी का शासन और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन है। उसी के अंतर्गत आज मैंने निवेदन किया सबसे पहले कि एक पूरे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली देश को स्वच्छ रखने की मुहिम चलाई। उसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मुहिम चलाई पूरे दिल्ली की यूनियन से आजादी है। मैंने निवेदन किया फेडरेशन से कि कहीं ना कहीं से हमें आगे अपने एक स्वच्छता का अभियान भी चले और सिंह साहब ने उस निवेदन को स्वीकार किया और अपनी सोसाइटी में उस स्वच्छता को करने का मुझे मौका दिया तो मैं आभारी मानता हूँ। आपके आने से हमारा इलाका चमक गया। सोशल करना नहीं छोड़ा है। तो मैं ऐसी फेडरेशन को बधाई देना चाहूँगा। हमारे बीच में संजीव रावत मेरे हरियाणा के विधायक भी हमारे बीच में पहुंचे तो जोरदार तो आपको नहीं करना पड़ा
वहाँ कहते खड़े तो सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम हैं, तो इसलिए कूड़ा हम ही ने जनरेट करना होता है। सफाई करने वाला तो सफाई कर देता है, निरंतर कूड़े से कैसे बचे, उसकी व्यवस्था कैसे करें, और अपनी इस दिल्ली को जहाँ आदमी रहता है उसको बहुत अच्छा स्वच्छ कैसे रखे। और मानसून का सीजन भी है, देश के स्कूल प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम, और मैं कहूँगा उस मुहिम के तहत भी दिल्ली कोऑपरेटिव एक रिपोर्ट बनाए कि कहीं एक बार में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का कोई कार्य कर सकता है तो दिल्ली की हाउसिंग जैसी सोसाइटियाँ कर सकती हैं, और दिल्ली का कोऑपरेटिव सेक्टर सामने करा सकता है। ये तालमेल बनाकर एक बार कोई ना कोई बोर्ड बनाने का काम दिल्ली की कोऑपरेटिव सेक्टर करेगा। ऐसी मुहिम के साथ, संकल्प के साथ आप सभी भी यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि कूड़े से जो आज़ादी की बात है वो कैसे कमी की जा सकती है, ऐसे सुझाव भी आप दे सकते हैं, और आप उसका प्रयास करेंगे तो मुझे लगेगा कि दिल्ली की जैसी स्वच्छ दिल्ली और दूसरी दिल्ली बनाना चाहते हैं वो अवश्य बनेगी। आप सबको धन्यवाद।
दृढमत राहावे अति विचित्र गणनाथ हा मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज उनको अति भावे गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे
सोलंकी जी, हमारे लोकप्रिय पार्षद श्री राम निवास जी, आरसीएस दिल्ली श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, दीनदयाल कॉलेज के प्रोफेसर हेमचंद जैन जी, एडिशनल रजिस्ट्रार श्री लेखराज जी जो आ नहीं पाए किसी कारण से, सर्वश्रेष्ठ सोसाइटियों के चयन के लिए एक जो हमने जूरी बनाई थी उसके मंडल सदस्य, द्वारका की सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और एमसीज के सदस्य, मीडिया के हमारे मित्र और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, देवियों और सज्जनों, मुझे वास्तव में इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों के स्वागत किया खड़ा हूँ। हमारा जो आज का विषय है सहकारिता से समृद्धि, इस पर पैनल डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम में हम द्वारका की सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पुरस्कार प्रदान करेंगे और उसके अलावा स्वच्छता के क्षेत्र में उनके अच्छे कार्यों और स्वच्छता अभियान में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित करेंगे। मित्रों, सहकारिता की भावना भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के केंद्र में रही है। कृषि से लेकर बैंकिंग तक, डेयरी से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक, सहकारी आंदोलन में लाखों लोगों को एक साझा मंच पर लाकर खड़ा किया और उनके संसाधनों को एकत्रित करके यह सुनिश्चित करने की समृद्धि समान रूप से साझा की जाए, उन्हें सशक्त बनाता है। यहाँ बैठे हम में से कई लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज न होती तो दिल्ली जैसे शहर में घर का मालिक होना कितना मुश्किल होता। मध्यम आय वाले परिवारों, शिक्षकों, कार्यालय कर्मचारियों, पेशेवरों के लिए सहकारी समितियों ने घर के मालिक होने के सपने को न केवल संभव बनाया बल्कि अफोर्डेबल भी बनाया। द्वारका कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इस सफलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। जो कभी खुली जमीन थी वह आज राष्ट्रीय राजधानी की सबसे सुयोजित सब सिटी के रूप में उभर के आई है। उसका मुख्य कारण उसके लोगों का सहकारी भावना है। इन सोसाइटी ने न केवल घर उपलब्ध कराया बल्कि समुदायों का निर्माण भी किया, सद्भाव, सुरक्षा और पारस्परिक विकास के बंधन को बढ़ावा दिया। आज का कार्यक्रम न केवल इस यात्रा का जश्न मनाने का है बल्कि आगे देखने के बारे में भी है। सहकारी समितियां और क्या कर सकती हैं, वे घर उपलब्ध कराना, मजबूत समुदाय बनाना और हमारे देश में समावेशी विकास के व्यापक विचार में योगदान कैसे दे सकती है, इसके बारे में आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज यहाँ एकत्रित होकर हमारे प्रतिष्ठित पैनलिस्ट इस यात्रा पर विचार विमर्श करेंगे, अभी भी बनी हुई चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और ये पता लगाएंगे कि सहकारी मॉडल आवास क्षेत्र और उससे आगे समावेशी विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यद्यपि हमारा फेडरेशन दिल्ली में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर में सबसे बड़ा फेडरेशन है और शायद सबसे पुराना फेडरेशन है, लेकिन पिछले 25 सालों की एग्जिस्टेंस में कभी भी किसी भी दिल्ली सरकार के मंत्री ने इस फेडरेशन को या आरसीएस के ऑफिस ने कभी भी किसी मौके पर हम लोग को निश्चित सुनियोजित तरीके से वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने कार्यभार संभालने के थोड़े दिन बाद ही फेडरेशन की पूरी एमसी को इनवाइट किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मित्रों, दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2003 अधिनियम किया था। इस एक्ट के द्वारा कई प्रकार की सहकारी समितियों को नियमन किया गया। इस अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थाओं को न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ अपनी स्वयं की शासन प्रणाली स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ स्वशासन की सुविधा प्राप्त है। द्वारका में जो हम लोग की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी एक फेडरेशन भी है और बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो सिर्फ सोसाइटी के लेवल पर या फेडरेशन के लेवल पर सुलझाई जा सकती है। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हमारे साथ आए सामने जहां रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा सोसाइटी की ड्यूली इलेक्टेड कमेटीज को बिना कोई अपॉर्चुनिटीज दिए हुए ही एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए। मैं आपसे साहब से और अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस के बारे में इस पर विचार करें और DCS एक्ट जो कि काफ़ी पुराना है, 2003 में बना था, उसके बाद काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो उसको भी दोबारा से विचार करें। एक छोटी सी चीज़ है, जैसे DCS एक्ट के हिसाब से आज भी मिनट्स जो हैं, जो हम लोग मीटिंग से मिनट्स हैं, वो हाथ से लिखने थे, जबकि ये आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के टाइम में
हाथ से कोई लिखना नहीं चाहता, सब कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में अगर पुनर्विचार करके और डिजिटल एक्ट को दोबारा देखा जाए और दोबारा उसको नया तरीके से निकाला जाए। हम सभी यहाँ सहकारिता और हम सभी के लिए लाभों को बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। हालांकि ये उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि हाल के वर्षों में कुछ ऐसे एक्ट हुए हैं जिसके कारण सहकारिता की भावना को ठेस पहुंची है। मैं खासतौर से बताना चाहूँगा कि एमसीडी ने 2023-24 से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रिबेट मिलती थी उसको विड्रॉ कर दिया। हमारी सांसद जी ने और हमारे बाकी लोगों ने उनको ये आश्वासन दिया है कि इसके बारे में विचार करा जा रहा है और इसको दोबारा स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के कई CAPM ने जैसे हम लोग को डायरेक्टिव इशू कर दिया जिसमें ये कहा गया कि जनसेट जो 2004 साल के से पुराने वाले जनसेट हैं उनको हटाना पड़ेगा। जबकि अभी रिसेंटली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के ऊपर भी एक जो चर्चा हुई उसमें ये कहा गया कि लाइफ ऑफ द व्हीकल इज नॉट द क्राइटेरिया, रादर द क्राइटेरिया शुड बी हाउ मच पोल्यूशन दे आर कॉजिंग। हमारी सोसाइटीज में जनरेटर एक मस्ट है बिकॉज वैली बिल्डिंग बाईलॉज और फायर नॉर्म्स हमको ये कहते हैं कि हमको कंपल्सरी जनसेट रखना है। जबकि जनसेट एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे साल के अंदर 14 घंटे 15 घंटे ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन हमें मजबूरी में नए जनसेट खरीदने पड़ेंगे। इसके बारे में मैं फिर से अनुरोध करूँगा इसके बारे में विचार करा जाए। ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जबकि गलती कहीं और पर है लेकिन सोसाइटीज को फोर्स करा जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सुधार करें, जबकि उसमें DPCC की रिपोर्ट के हिसाब से भी उनकी डिजाइन में कोई कमी नहीं है। तो कहीं कमी कहीं और है और निशाना सोसाइटीज को बनाया जा रहा है। इस तरह के जितने भी एक्ट हैं दे आर वर्किंग एज डैम्पनर ऑन द कोऑपरेटिव फीलिंग। और मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में अगर थोड़ा सा इस पर विचार करा जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर हमारे सारे सम्मानित पैनलिस्ट, सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस चर्चा को समृद्ध बनाती है और इस विचार को पुष्ट करती है कि सहकारिता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जो हम सभी को समृद्धि की ओर ले जाती है। धन्यवाद। जय सहकारिता, जय भारत। आगे बढ़ाते हुए मैं पैनल डिस्कशन के लिए फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कमांडर VK जेटली को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना पैनल डिस्कशन का प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मेरे से सभी लोग पूछ रहे थे सर हम लोगों ने चाय और नेटवर्किंग वाला किया था, अरे क्या मंत्री जी आ जाएंगे, 4:30 का टाइम दिया, 4:30 आएंगे पक्का है, तो गारंटी देता हूँ। मैंने ठीक तो नहीं बोला, ठीक बोला था ना एकदम। सर सबसे बड़ा धन्यवाद एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू एवरी ईयर सो दैट एज ए सभी बीजेपी वाले हैं यहाँ पर तो हम एक समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें इसके लिए। तो अभी हम संवाद यानी पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। सहकारिता से समृद्धि इज द टॉपिक और कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में तो अधिकतर आप लोगों को पता ही होगा। अमूल के बारे में सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कह सकते हैं उसको जिसने आज अमेरिका में भी झंडा गाड़ दिया है और दूसरे यूरोपियन भी कंट्रीज के अंदर भी झंडा गाड़ दिया है, जबरदस्त, और हम सब लोग यूज करते ही जाते हैं। तो आज का नियम ऐसा रहेगा, मैं सभी लोगों से बारी बारी से कुछ शब्द बोलने के लिए कहूंगा, लेकिन स्टार्टिंग एज ए की नोट स्पीकर मैं अनुरोध करता हूं हमारी MP श्रीमती कमलजीत शेरावत जी से कि वो स्टार्टिंग करें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम सर से लेंगे बाद में। द्वारका फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप यहाँ पर हमारी आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और हमारे साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि मंच पर हमारे दिल्ली के मंत्री जो आपके इस मिनिस्ट्री को देखते हैं उपस्थित हैं। वो मेरे भाई भी हैं, मेरे मामा के बेटे भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां करते हैं। साथ में मंच पर उपस्थित हैं हमारे विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी, संदीप शेरावत जी, हमारे निगम पार्षद भाई रामनिवास गहलोत जी, RCS के हमारे रजिस्ट्रार जिनकी सबसे ज्यादा आपको तलाश है वो आज खुद उपस्थित है आपके सामने, किशन कुमार जी। मेरे इस कॉलेज के मुझे लगता है तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि आई एम एलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज, मैंने BCom ऑनर्स यहीं से किया है। मेरे प्रिंसिपल साहब प्रेमचंद जी
और यहाँ पर उपस्थित आपके अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे भाई वी.के. जेटली जी और रुचि जी के साथ उपस्थित सभी मेरे द्वारका के परिवार वासियों को नमस्कार। सबका नाम ले सकती हूँ, महिला जी से लेकर आगे तक। तो इतना ही कहूंगी कि ये मत समझिए आप पर हमारी नजर नहीं है, मशरूफ है हम, बेखबर नहीं है। आप सबको हृदय की गहराइयों से मेरा नमस्कार। आपने कहा कि मंत्री जी को बुलाया और समय पर आ गए। आपने कहा पहले मंत्री हैं जिन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया। ये एक बेसिक डिफरेंस है। आपने जो बातें बताई हैं उसको मैं एक बार 5 मिनट में रखूंगी। ये डिफरेंस ये है कि पहले आपकी सरकार थी, अब अपनी सरकार है। तो जब अपने लोग होते हैं, आप हमें जब बुलाते हैं, जैसे बुलाते हैं, हम वैसे आपके बीच में उपस्थित होते हैं। आज आपके बीच में है। और मैं रविंद्र भाई को एक बात और कहना चाहूंगी, संख्या पे मत जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर कोई द्वारका में नया आदमी चुनाव लड़ने आ जाए तो मुझे लगता है चौथे दिन अपनी पार्टी को कहेगा बीजेपी वाला कि मेरी टिकट वापस ले लो, क्योंकि वो कहेगा कि मैं जीत ही नहीं सकता, मीटिंगों में लोग ही नहीं आते लेकिन वो वोट देने आते हैं। तो ये हमारे अपने लोग हैं, इनके यहाँ से वोट जरूर हमें मिलती है। तो संख्या की इशू हमेशा रहता है। और 2008 में जब मैंने पहला विधानसभा लड़ा था, इट वाज द सिचुएशन, बट एज बीइंग अ द्वारकीस्ट आई वाज ऑलवेज अवेयर दैट यस द वोट विल बी फ्रॉम मी ओनली। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि निगम पार्षद भी इस क्षेत्र में जब बैठे हैं तो आपके अपने हैं, विधायक भी अपने हैं, सांसद भी, और आज मंत्री भी आए हैं, तो वो भी आपकी कार्यशैली के हिसाब से। मुझे लगता है सहकारिता से समृद्धि भारत की प्राचीन परंपरा है। बार्टर सिस्टम हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम रहा है। हमने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया और हमारे यहाँ कभी कोई कास्ट सिस्टम था भी नहीं। हमारे यहाँ तो वर्क बेस्ड इकोनॉमी होती थी और हर गांव, हर मोहल्ला अपने आप में बार्टर सिस्टम की वजह से सेल्फ सफिशिएंट होता था। आज अगर हम एसडीजी की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, वो एसडीजी 16 के 16 भारत के इतिहास में हर गांव, हर मोहल्ले में फॉलो होते थे। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता, तो सहकारिता गांधी जी का सपना भी था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसको भुला दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बहुत बड़ा वाक्य है कि मुझे गरीबी पढ़नी नहीं पड़ती, मैंने गरीबी को जिया है। तो जो आदमी जीकर इस सोसाइटी से निकलता है तो उसका काम करने का तरीका ही अलग होता है। पूरे देश में कहीं पर भी गिन लेंगे 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी हैं, बहुत बढ़ाएंगे वो 4 हो जाएंगी, बहुत बढ़ाएंगे 4.5 करोड़ हो जाएंगी। इससे ऊपर कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। और अब ड्यू टू द वर्क कल्चर सी और डी कैटेगरी को तो आउटसोर्स करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मैनेज नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी हमारे देश को आगे बढ़ना है और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए अपने रूट्स की तरफ जाना होगा। और हमारे रूट्स कहते हैं कि हमें खुद को ताकत बनाना है, और इस ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है कोऑपरेटिव। उन्होंने 2021 में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंस देखिए कि देश के एचएम साहब ने खुद उसको अपने पास रखा हुआ है, यानी कितनी इंपॉर्टेंट वो हमारी मिनिस्ट्री है। आज मिनिस्ट्री डेटाबेस रखती है, आज मिनिस्ट्री की 48 स्कीम्स के तहत वो कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाती है, और आज देश महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहा है कि अगर देश को मजबूत होना है तो आपसी सहयोग से होना है। एक ऐसी कंपनी जो हजारों करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन किसी का भी शेयर उसमें 100 रुपए से ऊपर का नहीं है, तो इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। तो सहकारिता से समृद्धि, और अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए पिछले सत्र में आदरणीय अमित शाह जी ने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जो कि डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम कराएगी, उसकी शुरुआत भी कर दी। और उस यूनिवर्सिटी से हम कोर्स कर पाएंगे और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड बनाने की ट्रेनिंग भी हम वहां पर ले पाएंगे। और हमारे देश के युवा जब आगे
आएंगे तो उनको इन कोर्सेज से बहुत हेल्प मिलेगी। अभी 2-3 बातें राकेश जी ने कही। आपने कहा कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स 20% से हटा दिया। ये उन लोगों ने हटाया था जो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं और जो कहते थे हम आएंगे तो व्यवस्था बदल देंगे। तो ये जब तक भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन में थी 15 साल तक हमने कभी आपके प्रॉपर्टी टैक्स की रिबेट को कम नहीं किया। ये उन्होंने किया जो ये कहकर आए थे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स हटा देंगे। लेकिन आज इस मंच से मेरे भाई मंत्री रविंद्र जी भी बैठे हैं, हमारे विधायक, हमारे पार्षद बैठे हैं। मैं इस बात को कह रही हूँ, आने वाले जो अगला साल होगा, क्योंकि ये साल तो अभी चला ही गया ऑलमोस्ट, अगले साल तक हम इस 20% को आपको दोबारा लागू कर देंगे। आपने बात की गाड़ियों के पुराने होने पर उनको उठाने की। दिल्ली सरकार खुद कोर्ट के अंदर गई, उन्होंने कहा कि हम पॉल्यूशन कम करने के दिल्ली में ये स्टेप्स ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा। अप टू दैट टाइम आप दिल्ली की गाड़ियों को एग्जम्पशन दीजिए और बहुत खुशी की बात है कि उसको कोर्ट ने माना है और अभी एग्जम्पशन हमारे पास है। आपने बात की बोरिंग के लिए हमारी सरकार कोर्ट में एनजीटी में जाने के लिए तैयार कर रही है अपने पेपर्स। बहुत जल्दी जाके हम आपके पानी के ऊपर एफिडेविट देना चाह रहे हैं कि पानी की अभी सप्लाई कम है, इसलिए बोरिंग करनी पड़ती है, वो भी हम आपके लिए तैयार हैं। एक और बड़ी बात जो मुझे लगता है, प्रूनिंग। हर आदमी की प्रॉब्लम थी प्रूनिंग, लेकिन अगर मान लो पेड़ की डाली काटने आ गए, वीडियो बनी और हमारे स्टाफ के ऊपर FIR और जो RWA कराती थी उसको भी लेने देने पड़ जाते थे। यहाँ पे मेरे साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में पेड़ गिर गया, क्या करूं? मैंने कहा हाथ मत लगाना, वरना पेड़ का तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है खुशी जी, पेड़ को हाथ मत लगा देना, पेड़ का पता नहीं, लेकिन आपका मुझे पता है क्या होगा। तो आज लेकिन दिल्ली सरकार ने SOP को रिवाइज किया है। आज कोई भी पेड़ टिल्टेड अगर सिचुएशन में है, आप सीधा फोटो खींचिए डिपार्टमेंट से, या जो प्राइवेट अगर कहेंगे तो डिपार्टमेंट भेज देगा। 24 आवर्स बाद उस पेड़ को बिना परमिशन आप काट सकते हैं। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। ये छोटे छोटे बदलाव जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो आज इस मंच से मैं आपके परिवार के साथी होने के नाते कहना चाहती हूँ, विश्वास रखिए। थोड़ा समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है फंड्स की कमी है और जो काम हुए हैं वो जिस पॉलिसी या जिस टेक्निक से होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए हैं। नया काम करना हमेशा आसान होता है, लेकिन बिगड़े हुए काम को सुधारना नए से भी मुश्किल होता है। आज मैं सांसद हूँ, मिलकर आपको लगता नहीं होगा कि सांसद से मिले हैं, विधायक पार्षद भी हैं, और आज मंत्री जी ने भी ज्ञान चक्षु खोल दिए होंगे कि मंत्री भी मंत्री जैसे नहीं है, क्योंकि आपके अपने हैं। तो जो अपने लोग आपने जहाँ पर बिठाए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता जी 24 घंटे रोड के ऊपर रहती है। जन सुनवाई पहले आपने होते हुए नहीं देखी होगी। यकीन मानिए, पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री कोई दिन नहीं जाता जब हम आपस में फोन पे 1-1 घंटे तक बात नहीं करते। ये प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 27 साल हमें आने में लगे हैं, 27 महीने तो दे ही दीजिए, इतना तो फायदा। 27 महीने बाद सवाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सीट निकाली इस बार, बहुत आपने देखा होगा ढेर, लेकिन फिर भी द्वारका में तेजी में पानी भरा है। मैं उस दिन फंसी हुई थी तो मेरी गाड़ी ने हुटर बजा दिया। मैंने कहा जल्दी बंद कर ले, वरना अभी उतर के मेरी गाड़ी पे कहेंगे वो क्या रहा है। मतलब कोई जरूरत नहीं है बताने की कि हम ट्रैवल कर रहे। एक साथी सेक्टर 6 से बार फोन कर रहे, सेव नहीं था मेरे पास, में बार फोन उठा रही। आपको पता है द्वारका में क्या हाल है, TI को बोलिए, ये बोलिए। हम उन्हें क्या कहूँ कि आप उस वाली रेड लाइट पे फंसे और मैं इस वाली पे फंसी। मैंने, लेकिन आप यकीन मानिएगा, उससे आगे जब मैं निकली सेक्टर 6 की तरफ से जब मैं घुसी तो आपका TI जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो रेड लाइट पर खड़ा था। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ऑफिसर या चुने हुए प्रतिनिधि ले रहे हैं तो समय तो लग रहा है, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं। और सरकार से हमारी समृद्धि, ये आज हमारा टॉपिक है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि खुद करने से ही स्वर्ण, खुद मरने से ही स्वर्ण मिलता है। तो इसीलिए
आप जब यहाँ पर बैठे हैं, सभी वो लोग बैठे हैं जो अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सहते हैं। मुझे तो कोई नई बात नहीं है, और रविंद्र भाई भी, क्योंकि रोहिणी में उन्हें भी सोसाइटीज का पता है। आपको एक एक डिसीजन के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है, लेकिन आपने जो कहा कि मिनट्स ऐसे होने चाहिए, आज हमारे कृष्ण कुमार जी भी बैठे हैं, उनके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। आरसीएस से मेरा रोज काम पड़ता है, तो पहले वाले गए तो उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया कि आ गए, तो इनके आते ही सब लोगों को पता चल जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि चेंज हो गए, आप उनसे बात करो। मैं कहा कुर्सी पे थोड़ा होश तो ले लें दो, अगले को थोड़ा हफ्ता 10 दिन बीत जाए, वो बैठे सेटल हो। और जब उनको 10-12 दिन हुए, मैंने इन्हें मैसेज भेजा, इनका इमीडिएट रिप्लाई आया कि आप उन्हें भेज दीजिए। मैंने फिर भी कहा एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए, इन्होंने जो जवाब दिया कि ऑफिस उनका है, दे कैन कम एनी टाइम। तो इतने अच्छे ऑफिसर आज हमारे बीच में हैं। तो हमारे मंत्री जी एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे, और यहाँ पर तो आपकी सारी यूनिट बैठी हुई है, हम सब साथ में हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, थोड़ा विश्वास रखिए, हमें थोड़ा मौका दीजिए, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम जान लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि यू आर द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सो और आप अपने जागरण अपार्टमेंट में रहते हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाई जाए। द्वारका वाली आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय एमपी मैडम, हमारे दोनों एमएलए, पार्षद महोदय, प्रिंसिपल साहब, और मेरा प्रजम्पशन है कि आप लोग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होंगे शायद सोसाइटीज के, मेंबर्स तो शायद नहीं आए होंगे, पता नहीं। नहीं, वो तो ग्राउंड रियलिटी कुछ होंगे मेंबर्स भी होंगे। हाँ, देयर आर सम। मैं बस सहकार से समृद्धि टॉपिक है, बट मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ग्रुप हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सहकारिता को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास करीब 100 पिटिशन एवरीडे आते हैं, डेली। आप समझिए इसका 500 महीने का, 6000 साल का, 7000 साल का। हमारे पास कोई मैन पावर नहीं है कोई इतना डील कर सके। ये मेरी बड़ी समस्या है। मैं इसीलिए आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा, आप लोग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ऑफिस बेयर्स जो हैं मैनेजिंग कमेटी के, छोटे मोटे झगड़े आप आपस में सुलझा लें, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है जो कंप्लेंट्स आते हैं उसमें 100 में 50 कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो दूसरा ग्रुप है जो मैनेजिंग कमेटी को अपोज कर रहा है, वो लोग आते हैं कि भाई करप्शन हो रहा है, इरेगुलर मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। अब हर मैटर में हमें इंक्वायरी बिठाना या किसी को लगाना वहाँ पे कि आप इंक्वायरी करो, रिपोर्ट दो, बहुत मुश्किल काम है। लोग मिलते नहीं और फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर लोगों को निपटारा नहीं मिलता, फिर तुरंत लोग कोर्ट भी चले जाते हैं, तो फिर उधर से हमारा केस बढ़ जाता है। तो इन सब कामों में हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है कि हम जो हमें करना चाहिए एक्चुअली वो नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर ये सब चीज़ें आपस में सुलझा लें। मैं ये नहीं बोलता कि आरसीएस ऑफिस बिल्कुल सैंक्रोसैंट है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ तो हैं। मुझे जब मैं 2 महीने हुए हैं, मुझे पता है कि लोग हैं हमारे ऑफिस में जो कि सहकारिता के स्पिरिट में पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। तो मुझे एक बात कहनी थी आपसे, मैंने सोचा ये उपयुक्त प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ कि जो सोसाइटी के झगड़े हैं उसको आपस में सुलझा ले तो ज़्यादा अच्छा है। कोऑपरेटिव स्पिरिट में जो काम करें, डेमोक्रेटिक स्पिरिट में काम करें तो ये काम हो सकता है। इससे हमें टाइम मिलेगा बाकी और काम कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। बहुत बढ़िया, थैंक यू आरसीएस जी। मैं जो भी काम बोलता हूँ बहन जी कहती है तो उसको आगे बढ़ा, फाइल को मैं देख लूँगी। तो द्वारका के अंदर जो लाइट्स की प्रॉब्लम है वो 6 महीने में सारे नए पोल्स लग जाएंगे द्वारका के अंदर, और कोई सेक्टर आपका नहीं बचेगा। 6 महीने के अंदर हर सेक्टर के अंदर नई लाइट होगी, और जो भी रोड रिपेयर होने हैं और जो नए बनने हैं वो सारे 6 महीने के अंदर। अभी बरसात खत्म होगी तो रोड तो हमारे लगभग सारे ही बन जाएंगे, टेंडर हो रखे सबके पूरी द्वारका के। तो बरसात जैसे खत्म होगी तो हमारे रोड
लगभग सारे बन जाएंगे। और जो हमारे सोसाइटियों के बैक वाली रोड है, लाइन्स है, जो नाले हैं, वो भी बहन जी ने कह रखा है, वो मैं 4 से 6 महीने में वो भी हम कंप्लीट कर देंगे द्वारा। आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। 6 महीने के लिए, जैसे बहन जी ने 27 महीने, हम 6 महीने में अपनी द्वारका को चिपका देंगे। मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमारे कॉलेज की अपनी एक छात्रा जो है वो आज इतने अच्छे ढंग से इस एमपी के दायित्व को और पहले मेयर के दायित्व को निभा रही है। और मतलब जो हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी सक्षम छात्रा को तैयार किया जो कि आज इतने अच्छे ढंग से आपके सामने विषय को रख भी रही है। देखिए, जब से सरकार आई है, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। सरकार आई थी 8 फरवरी को और काम 8 फरवरी की शाम से ही चालू हो गए। आपने नोटिस किया होगा कि 8 फरवरी की शाम से ही पूरी दिल्ली के अंदर जो काम की गति जो बिल्कुल ठप पड़ गई थी, मतलब 10 साल के कुशासन जिसको कहना चाहिए, वो स्थिति हमारे सामने थी। जो दिल्ली के 12 कॉलेज हैं वो तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके थे। जो दिल्ली के रोड हैं बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, रोड बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। उन सब की जो दशा जो है वो सुधर रही है। और ये केवल सिर्फ 2 ही क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर क्षेत्र में दिल्ली सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। और आने वाले लगभग 6-7 महीने में आपको दिल्ली की दशा जो है वो बिल्कुल दोबारा से सुधरी भी मिलेगी। और अब तो बड़े बड़े रोड भी जो है वो चालू हो गए। यूआर का रोड में जब गया एक बार, तो यहाँ से और क्या नाम है, शनि मंदिर तक पहुँचने में तो टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा। तो इतने अच्छे अच्छे रोड्स और बन रहे हैं, तो ये सब काम हो जाएंगे। सहकारिता सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जितने नौकरी पेशा लोग हैं वो दिल्ली में मकान बनाने की इतने सालों से सोच नहीं सकते थे जब सहकारिता नहीं होती। तो इस सहकारिता की बदौलत ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और सहकारिता हर क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सकती है, हर क्षेत्र में। 3-4 जने मिलके एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करें, सहकारिता के माध्यम से एक दूसरे पर विश्वास रखें। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आप सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें और अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके हर काम को लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। और द्वारका के अंदर तो काफ़ी काम हो ही रहे हैं और अब हमारे कॉलेजेस का भी सुधार जो है होने लग गया है। पहले सैलरी हम नहीं दे पाते थे 6-6 महीने, आप इमेजिन करेंगे 6 महीने तक सैलरी नहीं दे पाया था मैं अपने स्टाफ को। और ये सरकार जब आई तो आते ही इन्होंने स्पेशल ग्रांट हमारे कॉलेज को रिलीज की, 4 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीज हुए। और उस माध्यम से हमने कुछ पुराने टर्निंग एरिया दिए। मतलब जो पिछले 7-8 साल के एरिया थे वो एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएंगे। 4 करोड़ 70 लाख रुपए दिए, जाहिर सी बात है कि वो सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो हो गई। अब आपके सामने एक सेंसिटिव गवर्नमेंट है, सेंसिटिव मंत्री है। आप मंत्री को व्यवहार देखेंगे, अपने एमपी का व्यवहार देखेंगे, ऐसे लगेगा जैसे अपनी तो लोग अपनी जैसे ना। तो इसलिए आप विश्वास रखें, सब काम कर रहे हैं। और मैं चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, कॉलेज चला रहा हूँ, तो बड़ी क्लोजली सरकार के साथ वास्ता ही पड़ता है और दिल्ली सरकार का ही फंडेड कॉलेज है। तो इसलिए मुझे पता है कि देयर इज ह्यूज चेंज इन दी वर्ल्ड, ह्यूज चेंज। विश्वास रखें, सब काम आसानी से होगा। धन्यवाद। क्योंकि भारत माता की जय बोलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो समय और काल याद कीजिए जब देश गुलामी की जंजीरों में था और भारत माता की जय बोलने पर फांसी चढ़ जाते थे। और आज हम आज़ाद भारत में हैं और आज़ाद भारत में भी भारत की राजधानी दिल्ली में है, तो उसमें जयकारे का जोश कितना होना चाहिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोश में तो
25 वर्ष का शानदार सफर फेडरेशन ऑफ सीएजेस द्वारका द्वारा आज आयोजित सहकारिता से समृद्धि की ओर के इस मंच पर बैठी मेरी बड़ी बहन, यहाँ से सांसद कमलजीत सहरावत जी, मेरे सदन के साथी पालन से विधायक कुलदीप जी, मेरे सदन के ही साथी मटियाला से विधायक संदीप सहरावत जी, यहाँ से पार्षद रामनिवास जी, इस कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हेमराज जी, मेरे आरसीएस यानी कोऑपरेटिव, जिसको शोषण का शिकार भी कहते हैं आपसे पहले, यानी कोऑपरेटिव के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी दूंगा थोड़ी सी। ऐसे बहुत ही सीनियर आईएएस और कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं कह सकता हूं कि सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऑफिसर का आना। ऐसे मेरे कृष्ण कुमार जी, चेयरपर्सन राकेश गुप्ता जी, कर्नल साहब और समस्त अलग अलग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से आए हुए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और मेंबर्स, सभी का मैं 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं। जब ये जिम्मेदारी, जैसे कि बताया कि 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 27 वर्ष लगे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने। अब इसमें कमियां ढूंढनी है तो कहीं भी ढूंढी जा सकती है, पर देर आए दुरुस्त आए ये कह सकता हूं, क्योंकि आप सबकी भागीदारी ने दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार सुनिश्चित की जिसका नेतृत्व दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। महिला की वैसे भी एक आत्मीयता होती है, और ऐसी आत्मीयता क्योंकि दिल्ली उसके लिए एक परिवार है, और परिवार की मुखिया होने के कारण से मैंने 6 महीने उसकी वर्किंग को साथ में रहकर देखा है। जैसे कि प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि 6-6 महीने एक इंस्टीट्यूट को अगर पैसे ना मिले तो 6 महीने बिना पैसे मिलने से यहाँ पर कार्यरत जितने भी लेक्चरर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनका घर कैसे चले, ये सोचने का विचार करने की बात। दिल्ली की सरकार आने के बाद तुरंत ही मैंने वो सारे डिसीजंस देखे हैं कि दिल्ली हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी भावना से हमें भी संकल्पित कराया गया और अपने अपने डिपार्टमेंट को संयोजित तरीके से चलाया जाए, और साथ में हर व्यक्ति की भावना की कदर हो, उसका कार्य हो, ऐसी रचना के बारे में भी कहा गया। पर पहले ही दिन जैसे ही मंत्रालय की शपथ ली तो घर पे किसी और मंत्रालय का काम नहीं आया, काम आया एक वृद्ध महिला जिसकी आयु लगभग 85 वर्ष थी। उन्होंने मुझे आकर कहा, वो रोहिणी के एक अपार्टमेंट की कहानी है। उन्होंने मुझे आके कहा कि मेरी आंखें कब बंद हो जाएं, और 35 वर्ष पहले मैंने एक फ्लैट बुक कराया और आज भी मैं रेंट पर रहती हूँ। ये मेरा घर कब मिलेगा ये मुझे आज तक भी मालूम नहीं। मैंने आरसीएस के इतने चक्कर लगाए हैं, इतने सालों से मैं आशावादी हूँ कि मेरा घर कभी ना कभी मुझे मिलेगा। मेरे पास शब्दावली नहीं थी। मैंने अगले ही दिन आरसीएस का दौरा किया, वहां की थोड़ी सी फीलिंग ली
फीलिंग इतनी खराब थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक डिपार्टमेंट नहीं था। दिल्ली के अंदर लगभग 2000 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, लगभग 350 परिवारों की ये द्वारका की फेडरेशन है, या 350 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है लगभग, और द्वारका एक परिवार है। तो जब मैं देखता हूं कि दिल्ली के अंदर 2000 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, जब मैं थोड़ी सी R&D की तो हजारों केस, एडमिनिस्ट्रेटर्स की कंप्लेंट्स, स्टाफ की लापरवाही, अब मुझे कहने में बिल्कुल भी संशय नहीं है, क्योंकि 27 सालों में जो भी सरकारें रही वो प्रामाणिकता करती है कि उन्होंने अपने मंत्रालयों की दुर्दशा या उसको चलाने का कैसा या कैसी कार्यशैली अपनाई। हम जब शपथ लेते हैं, उस शपथ की एक शैली में बहुत बड़ी शब्दावली होती है, और शब्दावली में कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट जो समाज को, देश को हम दे रहे होते हैं, आम जन को दे रहे होते हैं, लोकतंत्र को दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन शब्दों में मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति कैसे करता, पर रविंद्र ने जो शपथ ली उसे पूर्ण करने का कार्य करेगा। ये आपसे 100% इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। RCS बदलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, जैसे कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैंने सभी फेडरेशंस को इन्विटेशन दिया। लगभग दिल्ली में 15 कोऑपरेटिव बैंक हैं। एक बैंक बहुत बड़ा भी है, जिसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। DHFC एक बैंक है मेरा, जो हाउसिंग लोन्स का काम करता है। और दिल्ली का सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका कम, 7.3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। उसकी एक ही ब्रांच है श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम के पास में। कभी भी किसी ने उन चीजों को बढ़ाया नहीं। 15 कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें से लगभग जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, तो सभी लिक्विडेशन में जा सकते हैं। एक दो बैंक पे तो 27 साल पहले कोई सरकार दिल्ली के अंदर बनी, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक की तरह ही काम करता है, वो RCS को मानता ही नहीं। ये शैली रही है पिछली सरकारों की। आमजन यानी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, लोकतंत्र की संपत्ति को अपना संपत्ति समझना, और वो खिलवाड़ चलते चलते आपने 27 साल पार कर लिए। अभी बहन कह रही थी, पहले आपकी सरकार थी, अब अपनी सरकार है। सभी लोग समय पर भी आ गए। कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल साहब समय से पहले आने वाले लोग, और पहले आने वाले लोग इसलिए नहीं है कि समय हमारी पीड़ा है। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं और लेट हो जाए, तो मेरे पिताजी हमें समय सिखाते थे कि टाइम नेवर अवे। हम स्कूल में जाते हैं तो एक टाइम टेबल हमें दिया जाता है कि स्कूल की घंटी इतने बजे मिलेगी, हम थैला उठा के इतने बजे पहुंचेंगे। और हेमराज जी सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं आज। वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि माता पिता, उसके बाद शिक्षक अपने स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने से आगे निकल जाते हैं, तो उनकी खुशी का मुझे ठिकाना नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनकी इच्छा रहती है। और कमलजीत सैराब जी ने एक बहुत लंबा ऐसे पड़ाव पार किए हैं, और मेरी बहन है तो मैं उसकी प्रशंसा ना करूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता उसके क्षेत्र में आके ना करूँ, क्योंकि भाई का तो नैतिक फर्ज भी रहता है। तो कोऑपरेटिव आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ा तालमेल करने वाला है, खाली ग्रुप हाउसिंग से नहीं। जैसा कि आज से सर ने बताया
कि आपके आपसी तालमेल बहुत अच्छे होने चाहिए। हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव से हर व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, साथ में एक अनुभूति सहकारिता से समृद्धि की ओर, जो कि हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक विचार समाज को दिया, एक दृष्टिकोण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था इस देश को आगे ले जाने का, तो थोड़ी थोड़ी भागीदारी हम सुनिश्चित भी करें। अगर हम थोड़ी सी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो 100% मैं कह सकता हूं, एक सहकारिता ही एक ऐसा मंत्रालय है जो हर एक व्यक्ति को जोड़ तो सकता ही है, साथ में समृद्ध भी बना सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आम से आम जन को समृद्ध बनाने का कार्य हम सहकारिता के माध्यम से कर सकते हैं। पीछे मैंने कुछ सुझाव सभी फेडरेशन से लिए, सभी कोऑपरेटिव बैंक से भी लिए। दिल्ली के अंदर 6000 लगभग कोऑपरेटिव सहकारिता के सदस्य हैं, यानी ऐसी सोसाइटीज है। लगभग 2000 ग्रुप हाउसिंग है, 2000 टीसी सोसाइटीज है और 2000 अदर सोसाइटीज है। पर कार्य के नाम पे लगभग नाम मात्र के लिए कार्य होना इस समय दिल्ली की एक ऐसी अनुभूति निकल कर आती है। पर मैं ये कह सकता हूं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। मैंने पीछे गुप्ता जी को कहा भी था कि हर सोसाइटी के अंदर अगर आपका अपना कोऑपरेटिव स्टोर हो तो सहज भाव से ही आप बहुत लोगों को वहीं पर काम दे सकते हैं। वो परिवार जो बाहर एक खड़ा लगा के आपके लिए दिन रात प्रेस करता है, धोबी का काम करता है, जिसके बच्चे भी आज 25 साल बाद बड़े हो गए हैं, उसको आप क्या उनका कार्य देंगे। और मैंने ये भी कहा था इनको कि हम बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नई नई तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। वो आपको भी लाभ देगी, आपको भी बेनिफिट देगी, ऐसी रचना हम कर सकते हैं। बस हमारे मन में अपने ही देश की, अपने ही मूलभूत सुविधाओं की तरफ, उस सिस्टम की तरफ जो रचना हमारी कभी सनातन से आज तक चली आई, हमारी संस्कृति का पार्ट रही है, हमारी एक आत्मीयता रही है, उस रचना की अनुभूति, क्योंकि हम सभी लोग उस रचना को भली भांति महसूस भी करते हैं और हमने जिया भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से निकल के आए, एक बार्टर सिस्टम चलता था कि आज माँ तूने क्या बनाया, मैंने तो तोरी बनाई है, मैंने तो नहीं खाई। तो बाटी लेके काकी ताई चाची जो भी पड़ोस में घर लगता रहते हैं कि मैंने दाल बनाई है, तो मुझे तो आराम से शहर गाँव से देने वाला काम, ऐसी आत्मीयता से। वही सिस्टम आज भी है, हमने अपना नेचर और कल्चर थोड़ा सा बदल लिया। अगर हम उस अनुभूति के साथ रहेंगे तो 100% हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ के भी चल सकते हैं और उसका उद्धार भी कर सकते हैं, उस देश को समृद्ध भारत के रूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और हम सभी देखते आए हैं आज तक कि हमें ये बनना है, बेटा बड़ा बड़े हो गए ये बनेगा। ऐसे ही हमारा दृष्टिकोण भी इस समृद्ध दिल्ली के साथ साथ समृद्ध भारत की बात करिए और हम आगे बढ़ेंगे तो 100% वो हर रचना पूर्ण हो सकती है, जो भी रचना आप ही के माध्यम से, आप ही के विचारों के साथ, आप ही के सुझावों के साथ आरसीएस को मिलेगी, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को मिलेगी, उसे प्रामाणिकता से लागू करने का काम आज हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी हम, इकोनॉमिक सेक्टर में भी हम सबसे आगे जा सकते हैं। सबसे सहज बैंक होते हैं, सबसे सस्ता लोन दर भी है, बस उसकी शैली थोड़ी सी पुरानी है। पर एक साल के अंदर मैं कह सकता हूँ 27 महीने बहने का है, मैं 17 महीने की बात कर लेता हूँ, एक साल का ग्रेस ना आया तो कुछ देकर तो जाऊंगा। आपको एक साल के अंदर ही बड़ा अंतर दिखाई देगा।
आपको अपने सुझाव देने हैं। और मंत्रालय 24 घंटे खुला है, बहन का घर 24 घंटे खुला है, हमारे विधायकों का घर, हमारे पार्षदों का घर और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का। और मैं तो सोता ही नहीं हूँ, मेरी आदत में नहीं है सोना। मेरे यहाँ जो घर पे आए हैं सबको पता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पार्क में अपनी कुर्सियां लगा लेता हूँ। गुप्ता जी घर तो नहीं कह रहा हूँ, मिलने में कभी कोई तकलीफ तो नहीं रही, समय में कोई तकलीफ हुई तो क्योंकि उनको काम नहीं है, करप्शन करना काम नहीं है, पैसे कमाने का काम नहीं है। एक ही काम है, नर सेवा नारायण सेवा की भावना से दिल्ली सरकार काम कर रही है, देश की सरकार। आपने एक कदम बढ़ाया, अभी इस साल के अंदर हमारा कोऑपरेटिव वीक भी आएगा, कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, तो शायद इस बार दिल्ली बनाने वाली है। बहन आज तक प्लांटेशन पे और ब्लड डोनेशन पे कुछ रिकॉर्ड बने हैं, लगभग 1 करोड़ लोगों का डेटा हमारे पास है दिल्ली के अंदर। लगभग सीधे तौर पे 40 लाख लोग तो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। 2000 ग्रुप हाउसिंग्स में कितने लोग रहते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 2,09,000 लोगों ने एक ही बार में ब्लड डोनेट किया, तो है किसी और देश का। और ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से, इस फेडरेशन के माध्यम से हम इस बार उस वीक में देश का सबसे बड़ा साकार मेला भी लगाएंगे और आप सबसे भी निवेदन करने भी आएंगे और हम अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे विद रिकॉर्ड। और देश के सैनिकों के लिए अभी थोड़े दिन ही पहले सुधर मिशन सिंदूर और महादेव की रचना होती आपको दिखाई दी थी। देश की 2 बेटियों ने घर में घुसकर मारा था, तो उस देश को शक्ति देने के लिए, ऐसे सैनिकों को शक्ति देने के लिए अपना कोऑपरेटिव सिस्टम का ब्लड बैंक बनाने की तैयारी है। इसमें आप सबको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कोऑपरेटिव के अंदर अपना स्टोर हो जिसका संचालन आप स्वयं करें और उन लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम करें जिन तक सेवाएं नहीं पहुंचती है, जबकि उनके प्रोडक्ट बिल्कुल पूर्ण ऑर्गेनिक के रूप में हमारे बीच होते हैं। हर आदमी के उत्थान का कार्य क्योंकि दिल्ली कर सकती है। दिल्ली का व्यक्ति इकोनॉमिकल सक्षम है और द्वारका का फ्लैट की रेट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ की स्ट्रेंथ के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन कह रही थी यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में एक बटालियन है, क्योंकि जब वोट डालते हैं ये व्यक्ति कम दिखाई देते हैं पर वोट पूरी डालते हैं और वोट डालने का नतीजा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि 2 विधायक सांसद एक रहते हैं। वो ताकत में समझता हूँ। द्वारका की बेस्ट सोसाइटी को चुना है श्री टीपी मनियापन जी, श्री MP शर्मा जी, श्रीमती मीनू जौहरी जी, श्री सुधीर अग्रवाल जी, श्री प्रवीण नैयर जी। प्लीज आप स्टेज पे आइए। एक बार जोर से इनके लिए ताली बजाएं। रियली ग्रेट जॉब थैंक यू। MP शर्मा जी है।
जिन्होंने अपने व्यस्त समय से हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन दिया। विशेष धन्यवाद हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत शेरावत जी का, जिन्होंने अपने विचारों से हमें नई ऊर्जा प्रदान की। धन्यवाद करते हैं माननीय विधायक गण श्री संदीप शेरावत जी, श्री कुलदीप सोलंकी जी और निगम पार्षद श्री रामनिवास गहलोत जी। धन्यवाद करते हैं आरसीएस जी का और साथ ही आभार व्यक्त करते हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिवार का। सभी फेडरेशन के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ पधारे सभी समाज के सोसाइटी प्रतिनिधि, दिल से धन्यवाद।